नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आज आप लोग का विलियन का प्रमुख गुण पढ़ाऊंगा। कल मैंने विलियन के बारे में बताया था। आइए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन के बारे में कल पढ़ा दिया था, इसके आज गुण के बारे में पढ़ेंगे। विलियन का गुण क्या होता है? देखिए, विलियन जो होता है वह स्वच्छ और पारदर्शी होता है। जैसे विलियन के आपके इमेज बन जाना चाहिए एक नमक और जल का विलियन। जल में नमक मिला दिया गया तो एक विलियन बन गया हम लोग का। तो वो विलियन आप दिमाग में रखिए और यह सब जो गुण है मैंने लिखा है वह उसको समझिए। नमक और जल का विलियन को आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। अब देखिए, विलियन स्वच्छ और पारदर्शी होता है, मतलब एकदम स्वच्छ होता है, और पारदर्शी मतलब इसमें आर पार दिखने लगता है, थोड़ा पारदर्शी होता है। पहला यह गुण हो गया। दूसरा गुण, विलयन को कुछ समय तक अगर स्थिर छोड़ दिया जाए फिर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। विलय के कण मतलब जैसे विलायक हो गया जल जो अधिक मात्रा में है, और जो मिलाया गया यानी कि नमक, तो नमक विलय हो गया। जो मिलाया जाता है वह विलय होता है। तो वही बोल रहा है विलय के कण नीचे नहीं बैठता। आप देखते हैं कि नमक और जल का जब विलयन है उसमें विलय के कण यानी कि नमक जो है कितना देर भी इस विलयन को छोड़ दे तो नमक नीचे नहीं बैठेगा। यानी कि इसका गुण एक विलयन का यह होता है, कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते। तीसरा, माइक्रोस्कोप से भी देखने पर अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी चीज़ भी दिख जाती है तो भी यह अलग अलग नहीं दिखाई देगा। यानी कि नमक इसके अंतराण्विक स्थान, जल के अंतराण्विक स्थान में पूरी तरह से घुल गया है, तब भी यह नहीं दिखाई देगा। विलयन समांग होता है। समांग मतलब सभी अंग समान। यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, कहीं से एक चम्मच निकालिए, सभी अंग का टेस्ट एक जैसा रहेगा, सभी अंग इसका समान होगा, यानी विलयन समांग होता है। विलयन के अवयवों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि इसको छानकर, जैसे मान लीजिए कि एक छाननी लेकर आया गया और इसको छाना गया, तो देखेंगे कि आप नमक और पानी एक ही साथ जाएगा, छनेगा नहीं इसमें। यानी कि छान कर इसे अलग नहीं किया जा सकता, इसका गुण होता है। अगला पॉइंट है, विलयन के कणों का व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्रम में होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे कि विलयन के कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। समझ में आ गया? एग्जाम में आएगा तो आप यही टिक मारेंगे। अब विलयन का प्रकार, कौन कौन सा विलयन होता है भाई? आइए विलयन का प्रकार देखते हैं। तो विलयन हम लोग का 3 प्रकार का हो सकता है। एक असंतृप्त विलयन अनसेचुरेटेड, एक संतृप्त विलयन सेचुरेटेड, और एक अति संतृप्त विलयन। समझ में आया? अति संतृप्त मतलब कि ये सुपर सेचुरेटेड। समझ में आ गया? तो तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए कि यह जो है अनसेचुरेटेड विलयन कैसा होता है। तो अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त विलयन कहने का मतलब किसी भी निश्चित ताप पर बना वैसा विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। समझ में आया? यानी कि यह संतुष्ट अभी नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मैंने एक ग्लास में जल लिया है, समझ में आया, और इसमें चीनी घुला रहे हैं। समझ में आया? चीनी मैंने 10 ग्राम घोला, 10 ग्राम ही घोला है। अब मैं देख रहा हूं कि 10 ग्राम बस कुछ घोल के छोड़ दिया, और अधिक इसमें घोला जा सकता है। मतलब यह संतुष्ट नहीं हुआ, संतृप्त अभी नहीं हुआ है। तो वही मैंने लिखा है कि किसी भी निश्चित ताप पर बना वैसा विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त, इसमें और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तो वैसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। मतलब मान लीजिए कि यह जल है और इसमें अब मान लीजिए मैंने 50 ग्राम अगर चीनी ले लिया है। अब इसके बाद अगर टेम्परेचर नहीं दे, मतलब आग नहीं दे, इसमें ताप नहीं दे, तो नॉर्मल ताप पे हम बोल रहे हैं, निश्चित ताप पर, कोई कमरे के ताप पर, तो हम देख रहे हैं कि अब 50 ग्राम से अधिक नहीं घुल रहा है, या जितना एक फिक्स मात्रा है इससे अधिक अब नहीं घुल रहा है, तो वैसे विलयन को संतृप्त कहेंगे, वह संतृप्त हो गया है। तो वही मैंने लिखा है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, मतलब इससे अधिक अब न घुलाई जा सके जब तक आग न दिया जाए। समझ में? अति संतृप्त क्या है? तो अति संतृप्त वह संतृप्त विलयन, मतलब पहले से वह संतृप्त है और अधिक नहीं घुलाया जा सकता, लेकिन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो। मतलब इसमें जैसे ही हम आग देंगे, जैसे एक विलयन मैंने लिया था जो, अब जैसे ही इसमें आग देंगे, मान लीजिए कि यह संतुष्ट हो गया है, अब नहीं घुल रहा है अगर आग नहीं दिए तो, लेकिन जैसे ही आग दे रहे हैं देखेंगे थोड़ा और घुलने लगा। यानी कि संतृप्त
तो है, लेकिन आवश्यक जो विलय की मात्रा है संतृप्त होने के लिए उससे भी अधिक अब घोली जा सकती है ताप बढ़ाने पर, तो वह सा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से बता दूं, असंतृप्त जिसमें और विलय घुलाया जा सके वैसा विलयन, संतृप्त वैसा विलयन जिसमें और विलय न घुलाया जा सके, अति संतृप्त वैसा संतृप्त विलयन, वह पहले संतृप्त है, वैसा संतृप्त विलयन जिसमें संतृप्त के अलावे गर्म करके और अधिक विलय घुलाई जा सके वह विलयन अति संतृप्त कहलाता है। परिभाषा मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अब विलयन एक जली, कोई बोल देगा जलीय विलयन अजलीय विलयन। अब बताइए कि विलयन तो आप अच्छे से जानते हैं कि विलयन तो भाई हरदम जल उल में या द्रव में कोई घुलता है, तो जलीय अजलीय मतलब इसका मतलब बस यही होता है कि इसमें विलायक मतलब जिसमें घुलाया जाता है वह जल हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो लिया है वह अगर जल रहेगा, जल में कुछ घुलाया जाएगा, अगर विलायक जल रहेगा तो वैसे विलयन को जलीय विलयन कहेंगे। लेकिन अगर विलायक जल के अतिरिक्त अन्य द्रव रहेगा, कोई और द्रव जैसे एल्कोहल रहेगा, एसीटोन रहेगा, यहाँ मान लीजिए एल्कोहल है, अब एल्कोहल में कुछ घुलाया जाए तो यहाँ तो विलायक अब एल्कोहल हो गया। तो अगर विलायक जल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य है, अलग कोई है लिक्विड है, तो जैसे एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि ये सब है, तो वैसे विलयन को अजलीय विलयन कहेंगे। यानी जिसमें जल रहेगा अजलीय, जिसमें जल के अतिरिक्त कुछ और रहेगा जैसे एल्कोहल, एसीटोन ये सब रहेगा, जल नहीं रहेगा तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी, विलयता क्या है, समझ में आए। अब विलयता क्या होता है कि एक निश्चित ताप और दाब पर, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित ताप और दाब पर, ताप और दाब एकदम निश्चित हो, 100 ग्राम विलायक में, मैंने फिक्स ले लिया कि 100 ग्राम विलायक में, जैसे 100 ग्राम जल है तो 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, जो अधिकतम मात्रा है यानी कि संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा चाहिए, तो किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलय की विलायक में विलयता कहलाती है। मतलब कि कितना अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, कहने का मतलब यही है। मैंने डिफिनेशन लिख दिया है कि जो बच्चे याद करना चाहें याद कर सकते हैं, मैंने डिफिनेशन अच्छे समझा दिया। अब इसका मतलब शॉर्टकट में बता दूं कि विलयता वह होता है कि संतृप्त करने के लिए, कोई भी विलयन को संतृप्त करने के लिए जितना अधिकतम, जितना विलय की आवश्यकता हो कि वह संतृप्त हो जाए, समझ में आए, तो उसे हम कहते हैं, उस विलय की विलयता कहते हैं कि वह विलय की विलयता उतनी होगी। जैसे अगर 100 ग्राम जल में 20 डिग्री ताप रहे और 1 वायुमंडलीय दाब, मतलब ताप 20 डिग्री से बढ़ाया घटाया ना जाए और वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल दाब अगर रहे, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है विलय के रूप में यहाँ मिलाया गया, जैसे जल में पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड वहाँ विलय हो गया, जो मिलाया जाता है वह विलय होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड के 34.7 ग्राम ही घुल सकता है, इससे अधिक नहीं। मतलब कि अगर ताप और दाब इतना बस रहे तो 100 ग्राम में केवल 34.7 ग्राम ही पोटेशियम क्लोराइड घुल सकता है, इससे अधिक नहीं घुल सकता है। यानी कि यह इसकी अब क्या हो गई, विलयता हो गई। समझ में आ गया। जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे संतृप्त करने के लिए वह विलयता सॉल्युबिलिटी होती है। अब अगर एग्जाम में आ जाएगा कि विलय की विलयता निकाले, अगर कोई दे देगा न्यूमेरिकल में, तो विलय की विलयता का फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा, मतलब जितना विलय मिलाया गया, जितना सॉल्यूट मिलाया गया है। जैसे पानी और चीनी में 10 ग्राम चीनी मिलाया गया तो ऊपर से चीनी मिलाया जा रहा है, यानी कि विलय चीनी है, तो जितना चीनी मिलाया गया यानी कि जितना विलय मिलाया गया बटा में विलायक की मात्रा, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा, जितना विलायक है, जैसे जितना जल है, समझ में आया, गुणे 100, जब इसको करेंगे तो विलय की विलयता निकल जाती है। जैसे इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि टेम्परेचर इतना है, बढ़ाया घटाया ना जाए, मैंने पहले ही बताया है कि विलयता में ताप और दाब निश्चित जब हो, तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि ताप बस हमको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये समझ सके कि इससे बढ़ाया घटाया नहीं गया और इसका कोई काम नहीं है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट कितना घुला है, 9 ग्राम, यानी विलय कितना हो गया, 9 ग्राम। तो मैंने वही लिखा है कि विलय की विलयता विलय बटा विलय गुणे 100। यहाँ बोल रहा है सोडियम नाइट्रेट की विलयता बताइए। सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे विलय है,
आप देख रहे हैं कि विलय घुलाया जा रहा है, यानी कि विलय की विलेयता दे रहा है। तो विलय की विलेयता का फॉर्मूला होता है विलय बटा में विलाय गुणे 100। अब विलय कितना है यहाँ पे, विलय यानी कि सोडियम नाइट्रेट कितना है 9 ग्राम है जो घुलाया गया, तो 9 ग्राम ऊपर लिख दिया गया, 9 बटा में विलायक कितना है, विलायक होता है अच्छा बताइए विलयन कितना होता है, मान लीजिए कि इसमें जल मैंने लिया 1 लीटर, समझ में, और 10 ग्राम इसमें ले लिया मैंने चीनी, तो विलयन हो गया 1 लीटर प्लस 10 ग्राम सब मिला के, समझ में, दोनों मिला के इसको कहेंगे विलयन, दोनों की मात्रा लेकर कहेंगे, आ गया समझ में। और विलायक बस पूछे, यानी कि केवल यह पूछे इसका मात्रा, तो पूरा विलयन में से विलय घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा हमको। पूरा जो विलयन है उसमें से अगर जो हमने मिलाया है उसको घटा देंगे तो केवल आ जाएगा कितना जल है, तो वही मैंने किया है। विलायक के लिए पूरा विलयन था 35 ग्राम लिखा है, संतृप्त विलयन के 35 ग्राम है, यानी विलयन दिया है 35, विलयन में से मैंने विलय घटा दिया, तो यहाँ 35 - 9 यानी कि विलायक हो गया, गुणे 100 बराबर 9 बटा में 26 गुणे 100 बराबर इतना आया, समझ में। यह हो गया सोडियम नाइट्रेट की विलेयता कितना में, 100 ग्राम विलायक में, इसीलिए मैंने बट्टा में ये लिखा है कि यानी कि 100 ग्राम विलायक में 34.6 ग्राम ही सोडियम नाइट्रेट घुल सकता है, इससे अधिक नहीं घोला जा सकता है। आगे न्यूमेरिकल के लिए मैं स्पेशल लेके आऊँगा, उस पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो फिर बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक ही चीज़ को 3-4 बार इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ फिर से बैक पीछे कीजिए और वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो आप बोलिएगा, मैं न्यूमेरिकल का जब लेके आऊँगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अब विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अब विलेयता तो आपने देख लिया कि कितनी अधिक से अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सकती है, संतृप्त करने के लिए उसे विलेयता कहते हैं। तो विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप अच्छे से देखेंगे किसी भी द्रव में ही विलयन होता है, तो किसी द्रव में ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है, जैसे चीनी है, तो ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। आप बताइए कि अब चीनी है, जल में चीनी मैंने लिया है, जल में मैंने चीनी लिया है, तो जल में जब चीनी लिया है तो इस पर दाब हम देंगे बहुत ज़्यादा, दाब देने से घुल जाएगा। अब बताइए ताप देंगे तब ना अधिक घुलेगा कि दाब देने से घुलेगा, दाब देने से प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। आप याद कर लेंगे, मैंने समझा भी दिया। दूसरा पॉइंट, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, दाब का बहुत अधिक गैस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सोडा वाटर में आप देखेंगे कि उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, समझ में आया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है तो उसे अधिक दाब देकर घुलाया गया है, समझ में आ गया। यानी कि दाब का गैस की विलेयता पर प्रभाव बहुत पड़ता है, लेकिन ठोस की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक पॉइंट और लिखा है कि दाब बढ़ाने पर जो गैस की विलेयता बढ़ जाती है तथा दाब घटाने पर गैस की विलेयता घट जाती है, समझ में आ गया। अब देखेंगे कि विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का तो मैंने पढ़ा दिया, ताप का भाई क्या प्रभाव है। ताप का प्रभाव यह पड़ता है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने से, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, मैंने बताया कि ताप बढ़ाएंगे तो चीनी और अधिक घुल जाएगा। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने से किसी भी विलायक, यानी विलायक किसे बोलते हैं, जिसमें घुलाया जाता है, यानी कि जल ले लीजिए एग्जाम्पल, किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि गर्म जैसे ही करेंगे चीनी और अधिक घुलने लगता है। यानी कि सामान्यतः ताप बढ़ाने से किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता जो होती है वह और अधिक बढ़ जाती है, समझ में आया। ताप बढ़ाने से किसी विलायक में गैस की विलेयता घटती है। यह कैसे होगा, थोड़ा समझा दूं आपको। जैसे यहाँ पे ताप बढ़ाए, अब ताप बढ़ाने से आप जानते हैं कि यह तो वाष्प में उड़ने लगता है, तो ताप बढ़ाए से वाष्प में तो बाहर जाएगा, अंदर थोड़े आएगा, अंदर तो नहीं आएगा। घुलना किसे बोलते हैं, जब अंदर आके घुले। लेकिन ताप जैसे ही बढ़ाएंगे गैस तो ऊपर जाएगा, बाहर निकल जाएगा वाष्प बन के, यानी कि गैस की विलेयता घटने लगती है ताप जैसे ही बढ़ाते हैं। तो यह जो डिफिनीशन है, जो नोट है, आप याद कर लेंगे कि विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता दाब बढ़ाने से, दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है ठोस पर, लेकिन अगर गैस पर दाब बढ़ाया जाए तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने से
गैस की विलेयता बढ़ जाती है और दाब घटाने से विलेयता घट जाती है। वैसे ही ताप पर मैंने बताया कि समानता ताप बढ़ाने से किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। जैसे आप चीनी का एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे चीनी और अधिक घुलने लगेगा, और ताप बढ़ाने से किसी विलायक में गैस की विलेयता घटती है। आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे, ये याद करने वाला भी टॉपिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में मैं ये कंप्लीट कर दे रहा हूं ताकि आप वीडियो को बार बार देख के अच्छे से समझ लेंगे, नहीं तो वीडियो अधिक पार्ट में बढ़ जाएगा। विलयन का सांद्रण या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन का सांद्रण क्या होता है भाई? किसी भी विलयन का सांद्रण जो होता है या सामर्थ्य जो होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में कितना विलय घुला हुआ है, कितना जैसे चीनी घुला हुआ है, तो जो घुलाया जाता है उसे विलय कहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो उस विलयन में कितना विलय घुला हुआ है उसे हम कहते हैं सामर्थ्य, उसका स्ट्रेंथ कितना है, बस कितना घुला हुआ है। अब आप तो बोलेंगे कि यही तो आपने बताया विलेयता में मैं बताया, सॉल्युबिलिटी में मैं बताया कि कितना अधिकतम मात्रा घुली हुई है संतृप्त करने के लिए, और इसमें बस बताया कि कितना घुला हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम का बात नहीं है, बस जितना घुला हुआ है वह बता दीजिए, उसको हम बोलेंगे इसका स्ट्रेंथ। और कितना अधिकतम घुल सकता है उसे संतृप्त करने के लिए उसे बोलेंगे विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत, अब द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत अगर दे दे और आयतन के रूप में प्रतिशत दे दे, आप 1 मिनट में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों एक ही है, बस नाम बदल देना है। जैसे देखिए यहां पे मैंने गलती लिख दिया है, पदार्थ का आयतन होगा आयतन, और यहां भी आयतन होगा, समझ में? देखिए अब द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत बस इतना है, अगर आपको विलयन का सांद्रण निकालने को बोल दे या ये बोल दे कि बताइए कि कितना पदार्थ का कितना प्रतिशत घुला हुआ है, बस इतना, इसका मतलब यही पूछ रहा है कितना घुला हुआ है, अधिकतम तो पूछ नहीं रहा आपसे। तो अगर पूछ दे विलयन में कितना प्रतिशत घुला हुआ है, या ये पूछ दे कि विलयन का बताइए सांद्रण क्या है, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि पदार्थ का द्रव्यमान मतलब विलय, मतलब इसका मतलब कि विलय मैं बस बोल रहा हूं, विलय ऊपर बोल रहा हूं, जो घुलाया जाता है जैसे चीनी, अब बटा में कुल विलयन। पीछे वाला विलेयता में क्या था? विलायक था, यहाँ पे मतलब जल था, केवल जल। विलयन मतलब टोटल, विलय प्लस विलायक दोनों मिला के विलयन बोलते हैं, और गुणे 100, यही तो बस फॉर्मूला है। यहाँ भी यही है। पदार्थ का अगर आयतन के रूप में पूछेगा तो वहां दिया रहेगा पदार्थ का आयतन कितना है बटा विलयन का आयतन गुणे 100, यही है, यानी कि विलय बटा में विलयन गुणे 100। जब भी आपको दे दे सांद्रण निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना है, विलय बटा में विलयन गुणे 100। इसी को इस भाषा में लिखा है, विलय मतलब पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन मतलब विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन में भी वही लिखा है, पदार्थ का आयतन मतलब विलय और विलयन का आयतन मतलब विलयन गुणे 100, यानी कि विलय बटा विलयन गुणे 100, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है। समझ में आया? अगर यहाँ आयतन के रूप में पूछे तो यहाँ बस आयतन लगा देना है, द्रव्यमान के रूप में पूछे तो यहाँ द्रव्यमान लगा देना है। पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ देखिए पदार्थ का आयतन मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ आयतन के रूप में पूछा है, और द्रव्यमान के रूप में पूछा है इसलिए पदार्थ का द्रव्यमान लिख दिया है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए किसी पदार्थ का 0.5 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में घुला हुआ है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है कि कौन घुला हुआ, मैंने क्या बताया था, विलय उसे कहते हैं जो घुला रहता है, जिसे घुलाया जाता है। यहां साफ लिखा है किसी पदार्थ का 0.5 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में घुला हुआ, यानी कि साफ दिख गया कि 0.5 क्या है, विलय है, ये इसी को घुलाया जा रहा है, यानी कि विलय हमें पता चल गया। मैंने बताया था विलय ऊपर रहेगा तो विलय मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। 25 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में, यानी कि यहां बोल रहा है कि विलायक है 25 ग्राम, यानी कि मुझे पता चल गया कि विलय जो है 5 ग्राम है, मतलब 0.5 ग्राम सॉरी, और विलायक जो है 25 ग्राम है। अब बताइए कि विलय विलायक दोनों मिलकर इसे विलयन का बनता है, तो विलयन कितना हो जाएगा? विलयन दोनों के जोड़ को बोलेंगे, यानी कि 25 जोड़ 0.5 को हम बोलेंगे, यानी कि 25.5 इसको हम बोलेंगे। 25.5 हो गया दोनों जोड़ने पर, यानी कि विलयन हो गया इतना ग्राम, विलय हो गया इतना, विलायक हो गया इतना, विलयन हो गया इतना। अब बताइए कि मैंने क्या बोला था, विलय बटा में विलयन होता है ना कि विलायक। विलायक वाला फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी यानी विलयता में, जो मैंने पीछे पढ़ा है, और यहाँ पे होता है विलय बटा में विलयन। तो 0.5 विलयन हो जाएगा 25 जोड़ 0.5 गुणे 100। तो मैंने इसको ऐड किया, 0.5 बटा में 25.5 गुणे 100, इसको कटाया जब तो 1.96% आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा।
यहाँ साफ लिखा है कि विलयन में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। तो एक ट्रिक और बता दूं, जब भी आपको पूछे कि पदार्थ की प्रतिशत मात्रा बताइए विलयन में, तो आप समझ जाइए विलय बटा में विलयन गुणे 100 पूछ रहा है। समझ में आ गया। अगर यहाँ ये बोल देता पदार्थ की विलेयता बताइए, तो विलय बटा में विलायक आप लिखते, जो कि मैंने पीछे यहाँ पे बताया है आपको, विलय बटा में विलायक। अगर विलय की विलेयता पूछे तो विलय बटा में विलायक, और विलय की सांद्रण पूछे या पूछ दे कि पदार्थ की प्रतिशत मात्रा बताओ, तो विलय बटा में विलयन यहाँ लिखा जाएगा। विलय बटा में विलयन, यहाँ देख सकते हैं विलयन ये है, यानी कि मैंने नीचे लिखा है और विलय ऊपर लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल, जल के 85 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, यहाँ आयतन लिख दिया ना, तो आप समझिए आयतन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आयतन हो या द्रव्यमान हो, फॉर्मूला तो एक ही लगाना है, विलय बटा में विलयन। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल घुलाया जाता है। अब आप अच्छे समझ गए, घुलाया कौन जा रहा है, एल्कोहल घुलाया जा रहा है, यानी कि विलय अब 25 हो गया, तो मैंने 25 ऊपर लिख दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है, विलय बटा में विलयन गुणे 100। इसका फॉर्मूला तो यही होता है, मैंने आपको बताया था, तो इसी को मैं लिख रहा हूं। विलय में 25 हो गया। अब खोजना है विलयन कितना है, तो जल के 85 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, यानी कि जल 85 सेंटीमीटर है, जल है बस, 25 उसमें घुलाया गया, तो सब मिला के 85 जोड़ 25 हो गया विलयन, तो 85 जोड़ 25 विलयन हो गया, यानी कि विलय बटा में विलयन गुणे 100। तो 25 बटा में 110 गुणे 100, इसका मान निकाला मैंने 22.72% आ गया। तो आप अच्छे से यहाँ देखें कि विलय का सांद्रण स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैंने अच्छे से समझा दिया है, दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि जो विलयता होती है वह अधिकतम कितना घुलाया जा सके जिससे कि वह संतृप्त हो जाए। फिर से रिवीजन करा दूं, और विलयन का सांद्रण पूछ दे तो उसका मतलब होता है कि कितनी मात्रा में घुला हुआ है, बस वह समझ में आया। वह कम हो या अधिक हो उससे मतलब नहीं रखा, बस बताइए कि कितना मात्रा में घुला हुआ है। अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा विलयन का सांद्रण का, तो विलय बटा में विलयन गुणे 100 होता है। या अगर दे दे के पदार्थ की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, प्रतिशत रूप में पूछे, समझ जाइए कि विलय बटा में विलयन गुणे 100 पूछा है, विलय बटा में विलयन गुणे 100 पूछा है। आप अच्छे से समझ गए, मुझे यकीन है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना के फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप फिर कल आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, यानी कि निलंबन, कोलाइड, और इसके बारे में पढ़ के फिर यह चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।